जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। मैं रुपेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्राचीन इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में देखेंगे और उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश के स्रोत और उनके शासकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में मौर्य प्रशासन और उसके समाज से संबंधित तथ्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आप लोगों ने मौर्य वंश का पहला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर से देख लें, तब ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें समझते हैं और वो ये है कि मौर्य प्रशासन जो था, अगर इसके स्वरूप की बात की जाए तो मौर्य वंश का प्रशासन का स्वरूप जो है वो केंद्रीयकृत प्रशासन है और साथ ही साथ ये प्रशासन राजतंत्र से संबंधित है। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि मौर्य प्रशासन कैसे प्रशासन का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होता है? केंद्रीयकृत प्रशासन। तो केंद्रीयकृत प्रशासन में क्या होता है कि शासन का जितनी भी शक्ति है सारी शक्ति शासक के पास होती है। तरह से बोल सकते हैं कि इस तरह के प्रशासन में शासक जो होता है वो बहुत सारी चीजों का प्रधान होता है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सैन्य, राजस्व, भूमि। तो जितने भी विषय हैं इन सारे विषयों से संबंधित शक्ति किसके पास होती है? शासक के पास होती है। यानी कि शासक अपनी शक्तियों का बंटवारा नहीं करता, सारी शक्तियों को अपने अंदर ही निहित रखता है। ठीक है, तो मौर्य काल के प्रशासन में भी चीजें ऐसे ही थी कि जितनी भी शक्ति हो, चाहे वो कार्यपालिका से संबंधित हो, विधायिका, सैन्य, राजस्व, सब शक्तियां किसके हाथ में निहित है? शासक के हाथ में निहित है। साथ ही साथ वहां का स्वरूप कैसा था उस समय के प्रशासन का? तो राजतंत्र था, यानी कि राजा का चुनाव नहीं होता था और ये पहले ही निश्चित रहता था कि राजा का पुत्र ही अगला शासक बनेगा, चाहे उसमें वो योग्यता, वो क्षमता उसमें विकसित हो, चाहे विकसित नहीं हो। मौर्यकालीन प्रशासन को जानने का जो सबसे बड़ा स्रोत है, ये स्रोत है अर्थशास्त्र। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा की थी और मैंने बताया भी था कि अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की द प्रिंस से की जाती है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो तो आप कमेंट में जाके कमेंट करेंगे कि मैकियावेली किस देश से संबंधित दार्शनिक थे। तो अर्थशास्त्र में राज्य से संबंधित और शासन से संबंधित बहुत सारी बातें बताई गई है और जो सबसे प्रमुख बात इस पुस्तक में मिलती है वो है चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत देखते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो और साथ ही साथ उनके गुरु भी थे। तो राज्य को चलाने के संबंधित और एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण हेतु अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 7 प्रमुख चीजों का वर्णन किया है कि इन 7 की सहायता से ही एक अच्छे राज्य का निर्माण किया जा सकता है।
यानी बोल सकते हैं राज्य के 7 प्रमुख अंगों की चर्चा अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा की गई है। इन्हीं 7 बातों को सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रशासन से संबंधित सप्तांग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कौटिल्य के द्वारा दिया गया। किसमें दिया गया? अर्थशास्त्र में दिया गया। इसके अंतर्गत जो 7 अंग बताए गए हैं राज्य के, चलिए उसे एक एक करके समझते हैं। तो इस सप्तांग सिद्धांत का पहला अंग राजा होता है, ठीक है। दूसरा अंग मित्र होता है। मित्र यहाँ पे अर्थात राजा के पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में उनकी सहायता ली जा सके और अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा जा सके। तीसरा अमात्य। अमात्य अर्थात प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासन को चलाने में सहायता करते हैं, क्योंकि जितने योग्य और निपुण अधिकारी होंगे प्रशासन को चलाना उतना ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट है जनपद। राजा को राज्य करने के लिए एक साम्राज्य की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग जनपद कहते हैं। पुराने वीडियो में जनपद महाजनपदों का काफी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कोष। किसी भी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए राजा के पास कोष यानी कि ट्रेजरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेजरी कोई भी जनहित में कोई भी कार्य राजा के द्वारा नहीं कराए जा सकते। नेक्स्ट है दुर्ग। अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक राजा का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने साम्राज्य की किलाबंदी कर सके। और नेक्स्ट है दंड। अगर कोई भी व्यक्ति बनाए गए विधि या नियमों को नहीं मानता है या किसी भी कारण उसका उल्लंघन करता है तो उसके दंड की भी व्यवस्था की जा सके। इन्हीं 7 अंगों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सप्तांग सिद्धांत, जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में। तो आप लोगों को में भी समझ में आया होगा कि सप्तांग सिद्धांत क्या है और कैसे ये 7 मिलकर एक जन कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हैं और एक महान साम्राज्य का नींव डालते हैं। तो अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं मौर्य काल के प्रशासनिक विभाजनों के बारे में और एक एक करके उस पर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अगर मौर्य काल के प्रशासन का बात किया जाए तो उसके विभाजन कुछ इस प्रकार थे, और अगर इस विभाजन को हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कोरिलेट करके देखेंगे आज आधुनिक काल के जो प्रशासनिक विभाजन है उससे। तो साम्राज्य को कुछ भागों में विभक्त किया जाता था, जिसे प्रांत कहते थे। प्रांतों को विभक्त किया जाता था विषयों में, और विषयों को ग्राम में विभक्त किया जाता था। यानी प्रशासन की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती थी वो ग्राम होती थी। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, ग्राम है। ग्रामों को आपस में मिलाकर, जैसे अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है, 10 गांवों को मिलाकर एक विषय का निर्माण किया जाता था। ठीक है। विषयों को आपस में मिलाकर प्रांत बनते थे और सभी प्रांतों को मिलाकर साम्राज्य का निर्माण होता था। जैसे आज के परिवेश में हम लोग देखते हैं कि अगर भारत एक साम्राज्य है तो भारत को राज्यों में तोड़ा गया है। ठीक है। जैसे आप उसे प्रांत के हिसाब से आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे गांवों को मिलाकर ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक्स को मिलाकर जिला बनते हैं और जिला को मिलाकर राज्य बनते हैं। उसी तरह गांवों को मिलाकर विषय बन रहा है, विषयों को मिलाकर प्रांत बन रहा है, प्रांतों को मिलाकर साम्राज्य का निर्माण किया जाता है। और प्रशासन को हर स्तर पर धीरे धीरे करके बांटा गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मौर्य काल का प्रशासन का जो न्यूनतम इकाई था, जो सबसे निचला स्तर था, उस प्रशासन को क्या कहते हैं? तो उस प्रशासन को हम लोग ग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब चलिए, राजा है, शक्तिशाली राजा है, बहुत बड़े साम्राज्य को वो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन राजा के दायित्व में बहुत सारे कार्य आते हैं और शासक सभी कार्यों को अकेले करने में सक्षम नहीं है। तो मौर्य काल भारतीय इतिहास का वो चरण रहा है जहां पे सबसे पहली बार नौकरशाह का स्वरूप देखा गया, ब्यूरोक्रेट्स को देखा गया।
ब्यूरोक्रेट्स को इस्टेब्लिश करने वाले जो डायनेस्टी थी वो मौर्यन डायनेस्टी थी। तो इसी तरह राजा की भी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी और उनको अलग अलग कार्य सौंपे जाते थे, जिसका विस्तृत वर्णन जो है वो अर्थशास्त्र में मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे फिर मौर्य काल के मंत्री परिषद के बारे में देखते हैं। तो मौर्यकालीन मंत्री परिषद के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस मंत्री परिषद को परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है और ये परीक्षा शब्द का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अशोक ने अपने अभिलेखों में मंत्री परिषद को किस नाम से परिभाषित किया? परीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें एक दो पॉइंट और हम लोग देखें, जैसे मंत्रभूमि। ठीक है, ये शब्द भी आपको अर्थशास्त्र में मिल जाएंगे। और मंत्रभूमि का अर्थ क्या होता है? तो वो प्लेस जहां पर मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाती थी, उस प्लेस को ही हम लोग मंत्रभूमि के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, मंत्रियों की भी नियुक्ति जो होती थी वो उनके जांच परीक्षा के आधार पर होती थी और उस परीक्षा को अर्थशास्त्र में उपधा परीक्षण कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक और नया शब्द मिलता है, उपधा परीक्षण, जिसका अर्थ क्या होती है? नियुक्ति संबंधित जांच। नियुक्ति संबंधित जो जांच प्रक्रिया हो रही है मंत्रियों की, उसे ही क्या कहा गया है? उसे ही उपधा परीक्षण कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। और ये मंत्री परिषद का जो कार्य है वो कार्य भी हम लोग देख लें। ये मंत्री परिषद कौन सा कार्य करती थी? तो मंत्री परिषद का कार्य होता था राजा को महत्वपूर्ण विषय में सहायता प्रदान करना या परामर्श देना। ठीक है, मंत्री परिषद का कार्य क्या होता था? शासकों को महत्वपूर्ण विषय पर परामर्श ये देती थी और इसी परामर्श के आधार पर शासक विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया करते थे। मंत्री परिषद के अलावा जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि मौर्यकालीन जो काल था, उस काल में जो सबसे प्रमुख चीज देखी गई वो था ब्यूरोक्रेट्स का इस्टेब्लिशमेंट, यानी नौकरशाह का स्थापना। तो ये नौकरशाह क्या होते हैं? तो शासक और मंत्री परिषद जो नियमों को, जो नीतियों को बना रहे हैं, जो निर्देशों को जारी कर रहे हैं, उसे अमली जामा पहनाना यानी उसे क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट करना, जिसके द्वारा किया जाता था उसे ही हम लोग नौकरशाह कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तंत्र होता है जिसमें बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं और उन पदाधिकारियों के द्वारा ही विभिन्न नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऐसे ही नौकरशाह के बारे में। तो मौर्यकालीन प्रशासन के केंद्रीय अधिकारी तंत्र को देखते हैं, इसे आप लोग नौकरशाह भी कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी कह सकते हैं। और इसका बहुत ज्यादा वर्णन जो है
वो अर्थशास्त्र में किया गया। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का वर्णन मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 तीर्थ, जिसे हम लोग समझते हैं, सबसे पहले तो समझे कि ये तीर्थ क्या होता है। क्या कोई धार्मिक यात्रा? नहीं। तीर्थ का मतलब होता है महत्वपूर्ण विभाग। ठीक है, मौर्य काल में महत्वपूर्ण विभागों को तीर्थ कहा गया है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि उस समय में मौर्य काल में कितने प्रमुख विभाग होते थे? तो 18 प्रमुख विभाग होते थे। और ये जो विभाग है, इस विभाग के जो प्रमुख होते थे उसे अमात्य कहा जाता था, या इसे कहीं कहीं पे तीर्थ भी कहा गया है। ठीक है, तो दोनों शब्द आप लोग याद रखेंगे, तीर्थ भी और अमात्य भी। तीर्थ का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण विभाग होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है अर्थशास्त्र में। तो आप लोगों के लिए 18 का 18 तीर्थ याद करना थोड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ प्रमुख तीर्थों के बारे में देखते हैं। तो इसे मैं रब करता हूँ, उसके बाद फिर तीर्थों की वर्णन करता हूँ और कौन किस कार्य को संपादित करने का कार्य करते थे। चलिए, तो प्रमुख तीर्थों के बारे में चर्चा की जाए। तो तीर्थ का कार्य क्या होता था? शासक और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी नियम या नीतियां बनाई गई है उसका वो क्रियान्वयन करेगी। टोटल कितने? 18 तीर्थ हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख को हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला समाहर्ता। तो ये समाहर्ता क्या है? तो ये राजस्व का प्रधान। मौर्य काल में जो भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है, उस राजस्व की प्राप्ति करने वाला अधिकारी समाहर्ता कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सन्निदाता। तो सन्निधाता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। कोष यानी कि ट्रेजरी, जो ट्रेजरी का हेड होगा वो क्या कहलाएगा? सन्निधाता कहलाएगा। सेनापति सैन्य का प्रमुख होगा। सैन्य के प्रमुख को सेनापति कहेंगे। युवराज कौन है? तो ये शासक का उत्तराधिकारी। ये शासक का उत्तराधिकारी यानी कि भविष्य का शासक है। और आटविक कौन है? तो ये वन का प्रमुख है। ठीक है, वनों से संबंधित जितने भी मैटर होंगे उस मैटर को हैंडल करने वाला तीर्थ क्या कहलाएगा? आटविक कहलाएगा। तो ये कुछ प्रमुख तीर्थ थे जिसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रखा। इन तीर्थों के अलावा कुछ छोटे छोटे विभाग भी होते थे। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि जो आज के डेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या है? वो तीर्थ हैं। ठीक है, और कैबिनेट मिनिस्टर क्या कार्य करते हैं? तो भारत के जितने भी प्रमुख विभाग हैं उसके प्रमुख को ही हम लोग केंद्रीय मंत्री के नाम से जानते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे विभाग होते हैं, और उन विभागों में जिन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है उसे हम लोग कहते हैं स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कहलाते हैं। वो भी अपने विभाग के प्रमुख हैं, लेकिन वो विभाग इनके तुलना में छोटे होते हैं और कम महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी देखा गया। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो यहाँ का तीर्थ है, जबकि जो स्टेट मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज है वो अन्य अधिकारी गण होते थे, जिनके पास में छोटे छोटे विभाग होते थे और वो उनके ही प्रमुख होते थे। अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है। जैसे अर्थशास्त्र में ये चीज मिलता है कि
मौर्य काल में 18 तीर्थ थे, जबकि 27 अध्यक्ष थे। तो जो छोटे विभागों के प्रमुख होते थे उसे अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से 27 अध्यक्ष ना देखकर हम लोग कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रमुख अधिकारियों को देखते हैं। तो अन्य अधिकारियों के बारे में देखा जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी कुल संख्या कितनी है, 27, अर्थात 27 अध्यक्ष होते थे, जबकि 18 तीर्थ होते थे। इनमें से कुछ के उदाहरण हम लोग देखते हैं, पौतवाध्यक्ष, पण्यार्ध्यक्ष, सीताध्यक्ष, देवताध्यक्ष, रूपदर्शक। ये कुछ प्रमुख उस समय के अधिकारीगण थे और इनके विभिन्न कार्य हुआ करते थे। तो चलिए इन लोगों के कार्यों का थोड़ा वर्णन किया जाए। तो माप ताल से संबंधित जो अधिकारी होते थे वो पौतवाध्यक्ष कहलाते थे। जबकि व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित अध्यक्ष को पण्याध्यक्ष कहते थे। तो राजकीय भूमि से संबंधित जो अध्यक्ष थे वो सीता अध्यक्ष कहलाते थे। जबकि धार्मिक कार्यों के प्रधान को हम लोग देवताध्यक्ष कहते हैं। जबकि टकसाल जिसे मिंट कहा जाता है, तो जहां पर मुद्रा ढाली जाती है, तो उस कारखाना के जो हेड होंगे वो क्या कहलाएंगे, रूपदर्शक कहलाएंगे। साथ ही साथ एक हम लोग और देख लेते हैं, वो है लवणाध्यक्ष। लवणाध्यक्ष ये किस चीज के हेड होंगे, तो ये नमक कारखाने के जो प्रमुख होते थे उसे लवणाध्यक्ष कहा जाता है। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा शासक और उसके कार्य, उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद, 18 तीर्थ, 27 अध्यक्ष। इसके अलावा मौर्यकालीन प्रशासन के कुछ और भी स्वरूप को हम लोग देखेंगे, जैसे उस समय का न्याय प्रशासन कैसा था, राजस्व प्रशासन कैसा था, ये सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग न्याय के बारे में समझते हैं। तो न्याय प्रशासन के अंतर्गत अगर हम लोग चीजें देखें तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, शासक है। इसके अलावा कुछ कुछ स्तरों पर, विभिन्न स्तरों पर न्याय के लिए कुछ कुछ अन्य अधिकारी होते थे, जिसे राजू, प्रादेशिक वगैरह भी कहा जाता था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उस काल का जो न्यायिक प्रशासन है वो काफी कठोरतम है, काफी कठोर न्यायिक प्रशासन वहां का था। कठोर दंड दिए जाते थे। सामान्य गलतियों के लिए अर्थदंड लगाया जाता था। अर्थदंड यानी कि फाइन। ठीक है, इससे कुछ बड़े अगर क्राइम किए जाए तो अंग विच्छेद कर दिया जाता था। अंग विच्छेद अर्थात किसी भी अंग को काट देना। मृत्यु दंड का भी प्रावधान था। मृत्यु दंड का भी प्रावधान था, लेकिन मृत्यु दंड बहुत रेयरेस्ट होते थे। और ये किस गुनाह के लिए दिए जाते थे, कर की चोरी के। अगर किसी ने साम्राज्य से कर की चोरी की है, टैक्स की चोरी की है, तभी मृत्यु दंड मिलता था। खास करके अगर बिक्री कर कोई चुरा रहा है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। इस काल में अगर हम लोग देखते हैं तो न्याय के, अगर न्यायालय को देखा जाए तो न्यायालय दो तरह के होते थे। एक को कहा जाता था धर्म स्थलीय, जबकि दूसरा कंटक शोधन कहलाता। ठीक है,
तो दो प्रकार के न्यायालय हो गए, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। धर्मस्थलीय में किस तरह के मैटर को डील किया जा रहा है, तो यहाँ पर दीवानी मामलों की सुनवाई होगी। दीवानी मामले यानी कि सिविल केसेस। कंटक शोधन यहाँ पर देखा जाए तो ये फौजदारी मामले यानी क्रिमिनल केस से रिलेटेड जितने भी मैटर होते थे वो कंटक शोधन नामक न्यायालय में डील किए जाते थे, जबकि सिविल केसेस को डील करने के लिए जो न्यायालय होता था वो धर्म स्थलीय न्यायालय होता था। ठीक है, और न्याय में हम लोग देखें कि नॉर्मल जो सजा है वो अर्थदंड है, फाइन है, या फिर कुछ कठोर होने पे अंग विच्छेद कर दिया जाता था। लेकिन अगर टैक्स की चोरी की जा रही है तो मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन के बारे में। तो मौर्यकाल काफी बहुत विस्तृत साम्राज्य थी। प्राचीन भारत की सबसे बड़ी साम्राज्य में से एक मौर्यकालीन साम्राज्य में थे। अगर उसकी सीमाओं को देखा जाए तो नॉर्थ में ये कश्मीर तक थे, अगर उत्तरी छोर देखा जाए तो कश्मीर तक है, साउथ में देखा जाए तो कर्नाटका तक है। ठीक है, वेस्ट में देखा जाए तो ये गुजरात तक, ईस्ट बंगाल, जबकि नॉर्थ वेस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, ये सारे एरिया यानी बोल सकते हैं हिंदू कुश पर्वत, ये पूरे के पूरे क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो इतने बड़े क्षेत्र को होल्ड करने के लिए या फिर इन क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने के लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है, और जैसे हम लोग जानते भी हैं कि एक लेखक है जिनका नाम है प्लूटार्क, एक लेखक है जिनका नाम है स्ट्रैबो, और एक लेखक जिनका नाम एरियन। इन लोगों ने भी मौर्य साम्राज्य के विशाल सेना की चर्चा की है। खास करके अगर देखा जाए तो प्लूटार्क का एक कथन था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6,40,000 सेना थी और इसी सेना की मदद से उसने संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, यानी कि हर जगह पर उसने अपने विजय पताका को फहराया था। तो इतनी बड़ी सेना जो थी, तो सेना कितने प्रकार के रहे होंगे इसकी चर्चा हम लोग सैन्य प्रशासन में करते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र इसका वर्णन करता है और बताता है कि सेना कितनी प्रकार की थी। तो 5 प्रकार की सेना का वर्णन उसने किया। अब ये 5 प्रकार की सेना कौन कौन सी सेना है, तो पैदल सैनिक है, अश्व सैनिक है, रथ सैनिक है, गज सैनिक है, और साथ ही साथ नौसेना यानी नेवी भी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की सेना मौर्य काल में थी, जिसका वर्णन कौन करता है, अर्थशास्त्र करता है। और टोटल सैनिक कितने थे, तो 6,40,000 थे। स्ट्रैबो ने भी वर्णन किया है कि मौर्य काल में 6 लाख पैदल सैनिक थे, जबकि 30,000 अश्व सैनिक थे। इसी तरह सारा वर्णन वो करते हैं, तो वो भी इंडिकेट करता है कि टोटल सेना कितनी थी, तो 6.5 लाख के आसपास रही होगी। मेगास्थनीज जो है वो भी इस सेना के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन करते हैं। तो इतने इतिहासकारों के द्वारा जो वर्णन किया गया है और सबका इशारा एक ही ओर है, इससे पता चलता है कि सचमुच में मौर्यकालीन सेना एक बहुत ही विशाल सेना रही होगी। तो इतनी विशाल सेना को मैनेज कैसे किया जाता था,
तो इन सेनाओं को मैनेज करने के लिए कुछ कुछ समितियां बनाई गई थी, ठीक है। और अर्थशास्त्र के अनुसार समितियों की संख्या कितनी थी? तो टोटल समिति 6 थे। समिति कितने थे? 6 थे। एक तो सबके एक एक समिति, पैदल सैनिकों की एक समिति, अश्वसेना की एक समिति, ऐसे करके एक एक सैनिक हो गए, एक एक समिति, तो 5 समिति हो गई। और एक समिति होती थी जो सबके राशन की व्यवस्था करती थी। तो ये 6 समितियों के द्वारा सैन्य प्रशासन को हैंडल किया जाता था। और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। सदस्यों की संख्या 5 प्रत्येक समिति में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 30 व्यक्तियों को मिलाकर 6 समितियां बनाई गई थी, जिनका कार्य क्या था? मौर्यकालीन सेना की देखभाल करना। तो उम्मीद है आप लोगों को सैन्य प्रशासन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ और तथ्यों को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। इसके बारे में भी पहले कुछ कुछ चीजें देखें। जैसे अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष के नाम से जाना गया, ठीक है। जबकि स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर की संज्ञा दी, जबकि एरियन ने अपनी पुस्तकों में को ओवरसीयर कहा। ठीक है, तो 3 नाम आप लोगों के सामने गुप्तचरों के मिल गए। गूढ़ पुरुष, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? इसका वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है। स्ट्रैबो के द्वारा इंस्पेक्टर और एरियन के द्वारा ओवरसीयर का नाम दिया गया है। और कौटिल्य, चाणक्य गुप्तचरों पर काफी भरोसा करते थे, क्योंकि माना जाता था, उनका कहना था कि एक अच्छे शासक की पहचान उसके गुप्तचरों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बताया कि मौर्य काल में 2 प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे। ठीक है, गुप्तचर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक को कहा जाता था संस्था, जबकि दूसरे संचार कहलाते। एक संस्था और एक संचार। अब ये है क्या? तो गुप्तचरों, वैसे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर रह के गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य करते थे, उन्हें संस्था नाम दिया जाता था। जबकि जो घूम घूम कर सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं, उसे संचार कहा जाता है। जैसे समझ सकते हैं कि एक व्यापारी जो एक स्थान पर रहकर कुछ दुकान चला रहा है, अब उस दुकान के माध्यम में क्या हो रहा है, उसके पास बहुत सारे निवासी पहुंच रहे हैं और बातों बातों में बहुत सारी गुप्त सूचनाएं वो रिलीज कर दे रहे हैं। और वो सुनकर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने शासक को इन्फॉर्म कर रहा है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें घटित होने वाली हैं या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जबकि कुछ कुछ ब्राह्मणों के वेश में घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर उस प्रदेश की गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य करते थे, जिसे संचार कहा जाता था। मौर्य काल में विश्व कन्याओं का भी काफी विस्तृत वर्णन मिलता है शास्त्र में। वो भी क्या करती थी? तो वो भी सूचनाओं एकत्रित करने की काम करती थी। और साथ ही साथ वो क्या करते थे कि राजा के जो पड़ोसी शासक है, जिनके साथ उनकी दुश्मनी है, तो उनकी हत्या करने में भी विश्व कन्याओं का प्रयोग खुलेआम किया जाता था। तो ये गुप्तचर व्यवस्था थी मौर्य काल की। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन कर।
तो किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है, क्योंकि लोगों के द्वारा जो टैक्स दिए जाते थे उसी टैक्स से राजकोष भरता था और उसी राजकोष के माध्यम से विभिन्न कार्य को संपादित किया जाता था। तो हम लोग देखेंगे कि उस काल में कौन कौन से टैक्स थे, नाम क्या था और कैसे कैसे वो वसूल किए जाते थे। तो इस काल का जो सबसे प्रमुख टैक्स था, उस टैक्स को हम लोग भाग कहते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन का या मौर्यकालीन समय का जो सब सर्वप्रमुख कर होता था, उस कर को क्या कहते थे? भाग कहते थे। ठीक है, ये कर किससे लिया जा रहा है? कृषकों से लिया जा रहा है। और कितना लिया जा रहा है? तो उनकी कुल उपज का 1/6 भाग। ठीक है, ये टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसके अलावा कुछ कुछ और टैक्स भी लिए जाते थे, जैसे सेना भर्ती। अब ये सेना भर्ती क्या है कि जब सेना किसी अभियान पर निकलती थी तो जिस गांव से होकर वो गुजरती थी तो उस गांव का उत्तरदायित्व होता था कि वो सेना के देखभाल को कुछ अनाज या राशन उपलब्ध करवाए। इसी कर को क्या कहा जाता था? सेना भर्ती कर कहा जाता था। इसके अलावा आपातकालीन कर भी लिया जाता था। विषम परिस्थितियों में जब साम्राज्य को कुछ धन की आवश्यकता होती थी तो वो टैक्स लेते थे। ये टैक्स क्या कहलाता था? प्रणय कहलाता था। यानी बोल सकते हैं ये क्या कैसा कर है? तो ये आपातकालीन कर है। ठीक है, इसके अलावा सेतु बंद, ठीक है, ये भी एक कर का नाम है। ये किस लिए लिया जा रहा है? तो ये एक प्रकार का सिंचाई कर होता था। ठीक है, एक कर का नाम पिंड कर था। ठीक है, ये क्या है? तो ये गांव के द्वारा सामूहिक रूप से दिया जा रहा है। ठीक है, तो पिंड कर और भाग में सिर्फ थोड़ा सा अंतर ये है कि भाग जो है वो व्यक्तिगत रूप से दिया जा रहा है, जबकि पिंड कर गांव के द्वारा सामूहिक रूप से दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कर वसूले जाते थे मौर्य काल में, उसका कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के सामने रखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ और तथ्यों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं और आप लोगों को कुछ कुछ अन्य चीजों से रूबरू करवाने का कार्य करता हूं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन काल के यानी मौर्य काल के 5 प्रांतों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से प्रांत थे? सबसे पहले सबका नाम लिखता हूं मैं। उत्तरापद, दक्षिणापद, प्राच्य, पूर्व, और कलिंग। ठीक है, तो ये मौर्य काल के समय के 5 प्रांत हैं। उत्तरापद की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। इसी तरह दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी या सुवर्णगिरी थी। प्राच्य की राजधानी उज्जैन थी। और जैसा हम लोग जानते हैं कि अशोक शासक बनने के पहले अवंती का राज्यपाल था, यानी कि उज्जैन का राज्यपाल था। पूर्व की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जबकि कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये 5 प्रांत और उनकी राजधानी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैसे कुछ कुछ और चीजें अगर हम लोग देखें, जैसे नगरीय प्रशासन। ठीक है, तो उस समय गांव और नगर दोनों हुआ करते थे। तो नगरीय प्रशासन में मेगास्थनीज के द्वारा एक काफी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या बताते हैं कि नगरीय प्रशासन को चलाने के लिए 6 समिति होती थी और हर समिति में 5 सदस्य होते। ठीक है, तो ये 6 समितियों का अलग अलग काम था। जो जैसे कोई विदेशियों का देखभाल करने के लिए समिति है, कोई जन्म मृत्यु के प्रमाण के लिए एक समिति बनी हुई है, कोई बिक्री कर के लिए समिति बनी हुई है। तो इस प्रकार की 6 समितियां थी जिसमें 5-5 सदस्य होते थे और वो सब मिलकर ही नगरीय प्रशासन को देखने का कार्य करते थे। और ये वर्णन कहाँ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वर्णन मिलता कहाँ है, इंडिका में। और इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, हम लोगों ने नगरीय प्रशासन से संबंधित कुछ चीजें देखा, इससे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ ये 5 प्रांत और उनकी राजधानियों के बारे में भी जाना। कुछ कुछ और छोटे छोटे तथ्य हैं जिससे मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास करता हूं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन समाज के बारे में। कुछ कुछ तथ्य जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बहुत विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता प्रीलिम्स के लिए नहीं है। प्रीलिम्स में हम लोगों से इतना करना है कि क्वेश्चंस आप लोगों के पकड़ में आ जाए। तो समाज देखा जाए तो समाज जैसे चलता आ रहा है, चतुष्वर्ण व्यवस्था थी, महिलाओं की स्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति गिर रही है उत्तर वैदिक काल से। यहाँ पर भी कुछ कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो यहाँ से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आती है वो एक कंट्रोवर्सी है दास प्रथा से। ठीक है, अब दास प्रथा से संबंधित 2 चीजें मिलती हैं। एक का वर्णन इंडिका में किया गया है, जबकि एक का वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। और हम लोग जानते हैं कि ये दोनों पुस्तक मौर्य इतिहास को जानने के लिए सर्वाधिक प्रमुख पुस्तक में है। तो इंडिका में मेगास्थनीज क्या लिखते हैं कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं था। ठीक है, मेगास्थनीज जब तक भारत में प्रवास करते हैं इस दौरान उनको दास प्रथा नजर नहीं आती, जिसका वर्णन वो अपनी पुस्तक इंडिका में करते हैं। जबकि इसी के समकालीन अर्थशास्त्र पुस्तक में क्या लिखा जाता है, 9 प्रकार के दास थे। ठीक है, तो एक पुस्तक बोल रहा है कि 9 प्रकार के दास थे, जबकि एक पुस्तक में वर्णन है कि मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, मेगास्थनीज एक और चीज बताते हैं कि मौर्यकालीन समाज में 7 जाति थी। ठीक है, जातियों की संख्या कितनी बता रही है, 7 बता रही है। इसका नाम इस प्रकार से है, तो मेगास्थनीज के द्वारा बताई गई 7 जातियां कौन कौन है, दार्शनिक यानी विद्वान वर्ग, कृषक जो कृषि कर रहे हैं, अहीर यानी पशुपालक समाज, कारीगर जो शिल्पकार हैं, सभासद जो मंत्री
मंडल के हिस्सा हुआ करते थे, सैनिक और निरीक्षक जो बाकी कार्यों का निरीक्षण करते थे। तो ये 7 जातियां का वर्णन किसमें मिलता है? इंडिका में, जिसका वर्णन मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है। तो ये मौर्यकालीन समाज था। अब हम लोग मौर्यकालीन प्रशासन के अंत की ओर बढ़ते हैं और 2 प्रमुख चीज देखते हैं, एक मौर्यकालीन व्यापार और एक मौर्यकालीन सिक्के। चलिए मौर्यकालीन व्यापार से संबंधित चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे व्यापार अगर देखा जाए तो व्यापार जो हो रहा है, अधिकतर व्यापार कहाँ से हो रहा है? तो रोमन साम्राज्य की ओर हो रहा है, रोम की ओर हो रहा है, यूनान की ओर हो रहा है। अब ऑब्वियस है कि व्यापार जो हो रही हैं वो व्यापार अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार है तो वो किसके द्वारा होगा? जल मार्ग के द्वारा होगा। तो अगर जल मार्ग के द्वारा व्यापार हो रही है तो उस समय के कोई ना कोई एक ऐसे बंदरगाह होंगे जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता होगा। तो हम लोग देखते हैं 2 प्रकार के बंदरगाहों का नाम, एक भड़ौच। अभी इसे देखा जाए तो ये गुजरात में जो भरूच नामक जगह है वहीं पर एक बंदरगाह है जिसको हम लोग भड़ौच के नाम से जानते हैं। तो ये सर्व प्रमुख बंदरगाह। जबकि दूसरा बंदरगाह का नाम सोपारा है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो भड़ौच को भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह माना जाता है। तो ये कुछ व्यापार थे। अधिकतर व्यापार जो हो रहे हैं तो वो वस्त्रों का ही व्यापार ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भारतीय वस्त्र का डिमांड सबसे ज्यादा है। तो वस्त्र का ज्यादा हो रहा है, प्लस शिल्प की वस्तुएं काफी पॉपुलर थी भारत की। ठीक है, शिल्प की वस्तुओं का भी डिमांड अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ज्यादा था, तो इस प्रकार के व्यापार ज्यादा होते थे। ठीक है, स्थल मार्ग में भी देखा जाए तो एक स्थल मार्ग का नाम याद रखेंगे, वो है उत्तरापथ। उत्तरापथ हम लोग अभी देखे थे 5 प्रांत में, एक प्रांत कौन सा था? उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो एक उत्तरापथ नाम का मार्ग भी था। ये क्या है? तो ये एक स्थल मार्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। ये कहां से कहां तक जाता है? तो ये जाता है पुष्कलवती से ताम्रलिप्ति। पुष्कलवती को हम लोग जान सकते हैं पेशावर का क्षेत्र, और ताम्रलिप्ति जो है ये है कलकत्ता का क्षेत्र। आगे चलकर ये मार्ग काफी टूट गया, शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवा दिया गया, नाम रख दिया गया इस सड़क का, क्या? सड़क ए आजम। और उसने क्या किया? थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन कर दिया। एक्सटेंशन क्या करता है? तो वो पेशावर से कलकत्ता ना करके वो इसे कहां तक लेके चला जाता है? सोनार गांव, बांग्लादेश तक। आने वाले वर्षों में क्या होता है? फिर से ये मार्ग टूट जाता है और एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम ऑकलैंड था, ये इसका पुनः निर्माण करवाते हैं और नाम बदल करके क्या रख देते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी स्थापना में सबसे पहला प्रयास किसका है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये कुछ तथ्य हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। ठीक है, तो चलिए ये था कुछ व्यापार मौर्यकालीन। और हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है सिक्के। मौर्यकालीन सिक्के। तो कुछ सिक्कों का पहले नाम लिखते हैं और उसके बारे में वर्णन करते हैं कि किस धातु के बने होते थे। ठीक है, तो मौर्यकालीन
सर्वप्रमुख सिक्का जो था उसका नाम पण था। ये चांदी का बना होता था। ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मौर्यकालीन सर्वप्रमुख सिक्के का नाम क्या? पण। दूसरा देखें, करसापण। ये कांसा का बना होता था। जबकि एक और सिक्का प्रचलन में था, काफी कम मात्रा में, आहत सिक्का। ये चांदी का बना सिक्का होता था और ये भारत का पहला सिक्का। भारत का पहला मुद्रा का नाम क्या है? आहत या पंचमार्क सिक्का। पंचमार्क क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें 5 विभिन्न आकृतियां बनी होती थी। 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व में इस सिक्कों की प्राप्ति हुई थी महाजनपदों के समय में, खास करके गंगा यमुना के जो क्षेत्र थे वहां पर इसकी प्राप्ति सर्वप्रथम हुई थी। तो ये मौर्यकालीन प्रशासन था जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, इस उम्मीद के साथ कि समझना आसान है और आप लोग काफी अच्छी तरह से इसे समझे। जो जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ या बता रहा हूँ उसे आप लोग इसका नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें कि जैसे चैप्टर खत्म होता है तो इससे संबंधित जो भी पुस्तक आपके पास उपलब्ध हो जिसमें प्रश्न मिले इस चैप्टर से संबंधित, उसको हल करने का प्रयास करें। और जब प्रश्न हल होते हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी ऊर्जा बढ़ती है, तैयारी करने का जोश दुगना हो जाता है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप मुझे मेंशन करें, मैं उस को हल करने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।